नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, मैंने कल आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार प्रधानमंत्री पद पर कितने वर्ष हो गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष। बता दूं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार 2014 में बने थे। मई 2014 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। उसके बाद मई 2019 में दोबारा से इन्होंने चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया है। बता दूं दोस्तों, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद हुआ है, और ये 14वें प्रधानमंत्री हैं भारत के। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा आम नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में जुड़ने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके ऑप्शन है 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 7 साल। दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कल के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 4 साल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने हाल ही में 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना के तहत लगभग 8 करोड़ परिवारों की मदद की गई है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए की जो लाभ है लोगों को वो मिला है, 8,432 करोड़ रुपए का। दोस्तों, बता दूं, इस सफलता को चिन्हित करने के लिए 16 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1500 लाभार्थी जो इस योजना के तहत जिन्होंने लाभ उठाया है उनसे डायरेक्ट बातचीत भी की है। इस योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर प्रदान किए गए थे लोगों को, जिसमें उनको जो है गैस प्रोवाइड की गई थी, गैस सिलेंडर प्रोवाइड किए गए थे, और लगभग 2.66 करोड़ मुफ्त सिलेंडर इस पहल के तहत वितरित किए जा चुके हैं। प्लस 3.05 करोड़ सिलेंडर के जो मुफ्त सिलेंडर हैं उन्हें बुक कर दिया गया है। मुफ्त सिलेंडर प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला खातों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि भी स्थानांतरित की गई है। बता दूं दोस्तों, कोविड-19 से लड़ने और लॉकडाउन के दौरान भारत के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना भी शुरू की है, जिसके तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत धन भी हस्तांतरित किया गया है। प्लस महिलाओं को धन उनके अकाउंट में, जनधन खातों में भी स्थानांतरित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। हाल ही में सिक्किम ने 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है। दोस्तों, इस दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था 1975 यानी कि 1975 को इस राज्य का अस्तित्व में आया था। ये भारत के 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद सिक्किम ने भारत के गणतंत्र के साथ रक्षा का दर्जा जारी रखा था। हालांकि 1973 में या इस राज्य में शाही विरोधी दंगे हुए थे, जिसके चलते सम्राट का पद है उसे 1975 में खत्म कर दिया गया था, और ये भारत का एक जनमत रूप से शामिल हो गया था। तो दोस्तों, भारत में शामिल होने वाला ये 22वां राज्य था। उस समय 22वां राज्य था सिक्किम जो भारत में शामिल हुआ था। बता दूं दोस्तों, सिक्किम जो राज्य है इसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। पहला है चीन, दूसरा भूटान और तीसरा है नेपाल। इन तीनों देशों से सिक्किम की सीमाएं लगती हैं।
अब मैं सिक्किम के बारे में और बताती हूँ आपको। इसमें 35% भाग खंग चेदजांग जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसने कवर किया है। सिक्किम की आधिकारिक जो भाषा है वो है नेपाली, अंग्रेजी, सिक्किम और लेप्चा। 2016 में सिक्किम जो है दुनिया भर में पहला पूरी तरीके से जैविक राज्य भी बना था। 2016 में भारत का और साथ ही साथ विश्व का पहला जैविक राज्य सिक्किम बना था। इसे हासिल करने के लिए पहल 2003 में शुरू की गई थी। बता दूं दोस्तों, सिक्किम का जो राज्य पशु है वो लाल पांडा है। इस राज्य का राज्य पक्षी तीतर है, राज्य फूल डेंड्रोबियम है और राज्य वृक्ष रोडोडेंड्रॉन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जो बिजली वितरण होगा उसको निजी कंपनियों को दान किया जाएगा, निजी कंपनियां उसे संभालेंगी। ये केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। बता दूं दोस्तों, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पहले से ही बिजली वितरण का जो कार्य है वो निजी कंपनियां कर रही हैं। इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, सभी में बिजली वितरण अब निजी कंपनियां करेंगी। इसके चलते देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे। और दोस्तों, सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, इससे बिजली के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ सख्त नियम बनाया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो, पर इसको अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इसकी जो तिथि है ये कब पूरा होगा, ये अभी जानकारी आनी बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुजमान का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बता दूं दोस्तों, ये अनीसुजमान जो हैं ये बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें 2014 में पद्म भूषण भी मिला था। इन्हें 2014 में पद्म भूषण मिला था। बता दूं दोस्तों, इनका जन्म 18 फरवरी 1937 में हुआ था, तो इनकी मृत्यु 14 मई 2020 को हुई थी। तो ये 83 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई है। इन्हें 1985 में एकुशी पदक से भी सम्मानित किया गया था। 1985 में इन्हें एकुशी पदक दिया गया था। ये शिक्षाविद थे, अकादमिक थे, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया है क्योंकि जो ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि अंतरराष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन संघ, इसका स्थापना दिवस है 17 मई 1865। इस दिवस को मनाने के लिए दूरसंचार दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है, इसकी स्मृति में। बता दूं दोस्तों, ITU का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री ने स्पेस सेक्टर की किन गतिविधियों में निजी कंपनियों को शामिल होने की अनुमति देने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पेस सेक्टर की सारी गतिविधियां जैसे कि सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण व लॉन्चिंग, स्पेस ट्रैवल और दूसरे ग्रहों की खोज करना तथा रिमोट सेविंग के काम में इन सभी को निजी कंपनियों को शामिल करने की अनुमति दी है। अभी तक सैटेलाइट निर्माण के काम में कुछ हद तक ही निजी कंपनियां भूमिका निभाती थी, लेकिन
अब जो कंपनियां सैटेलाइट बनाने या लॉन्चिंग की काबिलियत रखती हैं उन्हें इन क्षेत्रों से जुड़ने का मौका मिलेगा। अमेरिका के नासा में भी इंडिया की तरह निजी कंपनियों को इसरो की सेवाओं या उसके केंद्रों का इस्तेमाल करने के लिए भी इजाजत मिलेगी। इससे स्पेस ट्रैवल या दूसरे ग्रहों की खोज करने का भी निजी कंपनियों को काम करने का इसमें मौका मिलेगा। बाकी अभी तक इसकी जो लॉन्च डेट है वो नहीं बताई गई है कि कब तक इसे शुरू किया जाएगा, पर इनका ऐलान कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री ने कितने कोल बॉक्स की नीलामी करके निजी क्षेत्र को कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50। कोयला सेक्टर में अब सरकार कमर्शियल माइनिंग की भी इजाजत देगी। कोई भी कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकेगा और बाद में अपने कोयले को ओपन मार्केट में बेच सकेगा। इससे कोयला खदान की नियम आसान बनेंगे। 50 नए कोल ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे क्या होगा कि सरकार की मोनोपोली निजी क्षेत्रों में कम होगी, जिससे कि निजी क्षेत्रों को भी कोल माइनिंग में फायदा मिल सकेगा। तो सरकार की जो मोनोपोली है कि सरकार ही सिर्फ ये काम कर सकती है, निजी कंपनियां नहीं कर सकती थी, पर अब निजी कंपनियों को भी इजाजत मिल चुकी है, जिससे सरकार की मोनोपोली भी खत्म होगी। कोयले की खदानों से मीथेन निकालने वाली की भी नीलामी होगी। इन कंपनियों को रेवेन्यू सरकार से साझा यानी कि शेयर करना पड़ेगा। कंपनियों को प्रति टन एक फिक्स रेट पर पैसा देने की बजाय सिर्फ रेवेन्यू सरकार से शेयर करना पड़ेगा। मतलब उन्हें प्रति टन कोई भी फिक्स रेट नहीं देना पड़ेगा, उन्हें रेवेन्यू का शेयर जो है सरकार को देना पड़ेगा। बता दूं दोस्तों, 50,000 करोड़ रुपए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च होंगे। 50,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च होंगे और सरकार को उम्मीद है कि 2023 से 2024 तक कमर्शियल माइनिंग के जरिए लगभग 1 अरब टन कोयला का उत्पादन हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 74%। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये घोषणा की है कि इंपोर्ट पर साल दर साल बैन लगाया जाएगा ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में ही हथियारों का उत्पादन बढ़े। कुछ हथियारों की भी लिस्ट बनाई जाएगी जिन्हें सिर्फ देश में ही खरीदा जाएगा, क्योंकि पहले ये रूल था कि यदि कोई बाहर की कंपनी आती है भारत में निवेश करने के लिए तो उसे 49% शेयर ही दिया जाएगा, पर अब उसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। पहले डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी थी, लेकिन ऑटोमेटिक रूट के बाद में ये 49% कर दी गई थी। अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितनी भी हैं, यानी कि जो हथियार बनाती हैं, उन्हें अगर विदेशी निवेश आ रहा है तो 74% निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इससे ज्यादा अगर वो निवेश करना चाहें तो सरकार की उन्हें मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो हथियार बनाता है, सप्लाई के लिए कॉर्पोरेशन किया जाएगा। इससे दोस्तों देश में काम करने वाली जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं जो कि हथियार बनाती हैं, जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितनी भी हैं, उन सभी को फायदा होगा। अभी तक इसकी डेट नहीं बताई गई है, इसका सिर्फ ऐलान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर TCCH लॉन्च किया है। ये हेड गियर अपनी सेवा से पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों का तापमान पता लगाने के लिए यूज किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने IRS यानी कि भारतीय रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ मिलकर फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं हमारे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये पहल शुरू की है। ये उपकरण
सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल, सुपरमार्केट या भीड़ वाले क्षेत्रों में उनके निकट संपर्क में बिना आए उच्च शरीर के तापमान का पता लगाया जा सकेगा। और इस उपकरण की मदद से लाइव इमेजिनरी को भी केंद्रीकृत नियंत्रण भेजा जा सकेगा। वो दूसरा उपकरण है TCCD, यानी कि थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन। ये जो ड्रोन है ये एक डे विजन कैमरे से इसे सुसज्जित किया गया है, जो कर्मियों को वास्तविक छवि को देख सकता है और कीटाणुनाशक टैंक एक क्षेत्र को साफ करने के लिए जब एक संदिग्ध व्यक्ति उसके परीक्षणों को आगे ले जाए तो उसे भी पहचानने में मदद करेगा। एक रात उपयोगी कैमरा यानी कि जो डे विजन कैमरा होता है वो इसमें लगा हुआ है। इसमें लाउडस्पीकर से निर्देश जारी किया जाएगा। चिकित्सा बॉक्स या पोर्टेबल कोरोना वायरस परीक्षण किट, ये सब इस ड्रोन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाएगी। वो काम ये TCCD यानी कि थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन भी करेगा और ये भी दिल्ली सरकार द्वारा IRS की मदद से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जुबैर इकबाल। हाल ही में जुबैर इकबाल जो कि HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, पहले वहां के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, इन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक यानी कि MD के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दूं इससे पहले RK छिब्बर जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक थे, पर अब जुबैर इकबाल को बनाया गया है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल तक होगा। 3 साल या फिर अगला आदेश आने तक ये जो है जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन A व B दोनों, ARCI और SCTI-MST। इसका फुल फॉर्म है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और ARCI है हमारा जो विज्ञान नई सामग्री का विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट विकसित किया है जो शरीर में जाते ही थोड़े दिन बाद उसके कोई भी अवशेष नहीं रहते हैं। बता दूं दोस्तों, ये जो मेटल इम्प्लांट है ये एक मिश्र धातु है जिसे ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। ये चिकित्सा प्रक्रिया में भाग लेने और धीरे धीरे यांत्रिक अखंडता को बनाए रखते हैं। यानी कि ये जो मेटल है ये जो हड्डी रोग होते हैं जितने भी लोगों के या फिर हड्डियों का ऑपरेशन होता है उसमें पहले इम्प्लांटेशन किया जाता था, रॉड डाली जाती थी। उस रॉड को इन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल मेटल का बनाया है जिससे मानव शरीर में कोई भी अवशेष नहीं छूटेंगे और धीरे धीरे मैकेनिकल सपोर्ट भी चालू हो जाएगा। बता दूं वर्तमान में प्रत्यारोपण से दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पाए जाते थे जिससे कि पैरों में या हाथों में जहां भी रॉड इम्प्लांट होती थी उसमें सूजन आ जाती थी और बड़े बड़े चिकत्ते हो जाते थे, वहां पे लाल लाल रैशेज हो जाते थे। पर इस मेटल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बायोडिग्रेडेबल है जो शरीर के तत्वों के साथ ही मिलकर शरीर में घुल जाएगी। दोस्तों बता दूं ये गिरावट की प्रक्रिया के दौरान कैल्शियम फॉस्फेट जमा होता है जहां पे वहां स्थानीय क्षारीकरण के कारण होता है। जब जमा हो रही कैल्शियम और फॉस्फेट संतृप्त हो जाते हैं तो कोशिकाओं को वो अनुमति दे देते हैं जिससे कोशिकाओं को उत्तक बनाने में मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेडरल बैंक ने। हाल ही में फेडरल बैंक जो कि एक निजी बैंक है भारत का, इसने ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है। यह टाई अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज और आसान तरीके से
पहुंचाने में मदद करेगा। इस साझेदारी से कोविड-19 के चलते लोग अपने परिवारों को पैसा भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, फेडरल बैंक के पास देश के जितना भी रेमिटेंट मार्क है उसका 15% शेयर है। बता दूं दोस्तों, फेडरल बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर केरल में है, अलुवा केरल में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो एमडी हैं वो है श्याम श्रीनिवासन। और दोस्तों, ये जो मनी पेमेंट सिस्टम है इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन हाउ टू कोप अप विद के साथ कितने टाइटल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन हाउ टू कोप अप विद के साथ 7 नए टाइटल इन्होंने लॉन्च किए हैं। बता दूं दोस्तों, ये नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, इसके द्वारा प्रकाशित कोरोना अध्ययन श्रृंखला के तहत प्रकाशित किया गया है। इन दिनों दुनिया के सामने आने वाली विकट परिस्थिति को सामना करने के लिए एनबीटी ने किताबों के इन उल्लेखनीय और अनूठे सेटों को सामने लाया है। इस जो नेशनल बुक ट्रस्ट है इसने एक बुक अध्ययन प्रकाशित किया है कोरोना 19 के चलते, जिसमें कोरोना से लड़ने के उपाय, कोरोना की क्या क्या सिम्टम होते हैं, कोरोना से रिलेटेड सारे टॉपिक का प्रकाशन किया है। तो उसके चलते हाल ही में जो विकास मंत्री हैं, मानव विकास मंत्री, उन्होंने 7 नए टाइटल को भी लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को किस जगह भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। स्वदेशी रूप से इसे डिजाइन किया गया है, यानी कि ये मेड इन इंडिया है, स्वदेशी रूप से इसे डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो गार्ड रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, GRI कोलकाता, इन सभी ने मिलकर इसे डिजाइन किया है। यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है। तो इसका जो नंबर है ये 7वें नंबर का लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है। बता दूं दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये कैपिटल है वहां की। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस संस्थान ने एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर जो कि गुजरात में है, यहाँ के शोधकर्ताओं ने एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड MIRAHD COVID-194 डैशबोर्ड विकसित किया है। ये डैशबोर्ड नोवेल कोरोना वायरस के लिए अनुकूल परीक्षण और विभिन्न पोस्ट लॉकडाउन परिदृश्यों में सामुदायिक संक्रमण युक्त योजना बनाने और अस्पताल प्रशासकों के साथ जनता की भी मदद करेगा। डैशबोर्ड शहर के पैमाने पर विभिन्न महामारी विज्ञान परिषद विशिष्ट जानकारी भी प्रदान करता है। तो ये गुजरात में है और ये ऐसा पोर्टल है जो अस्पतालों और प्रशासनिकों के साथ साथ जनता की भी मदद करेगा। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप घर बैठे तैयारी करते रहिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप क्लियर विजन जयपुर उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको करंट अफेयर्स के अलावा बाकी क्वेश्चंस की भी PDF अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।